निकाल लो सभी कोई, ये वाला टॉपिक दिया होगा ना सबकी बुक में। मैम, कल का विनिमय साध्यता किसे कहते हैं उसको बता दीजिए ना एक बार। क्या विनिमय साध्यता। मुझे नहीं आ रहा, विनिमय के बाद क्या बोल रहे हो तुम, ये नहीं समझ पा रही हूँ मैं। साध्यता, विनिमय विनिमय साध्यता। मैंने क्या कहते हैं आर्थिक क्रिया का अर्थ, इसके अंतर्गत जो उत्पादन के 5 साधन और ये सब पढ़ाई थी उसके अंतर्गत बोल रहे होते तो विनिमय साधन का क्या वो मैं नहीं समझ पा रही। यस मैम, उसी को बोल रहा हूँ। विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन करना, वस्तु का लेन देन करना, है ना। और वस्तुओं का लेन देन या तो मुद्रा के माध्यम से हो सकता है या अदला बदली की जा सकती है वस्तुओं की। तो देखो क्या लिखा है इसमें विनिमय में, कि जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन हो तो उसे हम विनिमय कहते हैं, है ना। विनिमय का मतलब हमेशा याद रखना, या तो हम रोकड़ के बदले कोई विनिमय कर रहे हैं या मुद्रा के बदले, मतलब या फिर हम किसी वस्तु के बदले, जैसे हम दुकान में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, विनिमय होता है कि नहीं होता है, लेन देन होता है या नहीं वस्तु का, बताओ। जैसे हमको मान लो कोई पेन खरीदना है ना, तो हम उस दुकानदार के पास जाएंगे, पेन खरीदेंगे, तो उस पेन के बदले हम दुकानदार को क्या देंगे, पैसा। हाँ पैसा देंगे, तो वहां पर लेन देन हुआ कि नहीं, रोकड़ के बदले हमको क्या मिला, वो सामान मिला है, तो वही चीज क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। देखा ना कि जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो उसे विनिमय कहते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार की बाजार तथा कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि बाजार में कई प्रकार की वस्तुएं आती है बिकने के लिए। तो क्या बढ़ते वाले थे, बाजार में कई प्रकार की वस्तु आती है बिकने के लिए, तो सभी वस्तु की कीमत अलग अलग होती है कि नहीं होती है, कि सबकी कीमत एक समान रहेगी, अलग अलग होती है मैम। अलग अलग होती है। तो अलग अलग वस्तुओं का विनिमय होता है ना, हम अलग अलग उसके लिए जोकर चुकाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि इस विनिमय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बाजार तथा कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। मैम, वो सेकंड में दिया है ना जो उत्पादन में, उत्पादन का अर्थ मनुष्य द्वारा वस्तु में मूल्य वृद्धि अथवा विनिमय साध्यता में वृद्धि है, तो विनिमय साध्यता का अर्थ क्या है बोल रहा हूँ। अच्छा उसको बोल रहे हैं, हाँ ठीक है बता रहे, एक मिनट ना इसकी तरफ कर तो सबको आवाज ना रिपीट हो रही मेरी। हाँ उत्पादन कौन करता है, उत्पादन करता है ना, जैसे मान लो किसान जो है वो अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, उद्योगों में किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, तो उत्पादन का अर्थ होता है मनुष्य के द्वारा वस्तु में मूल्य वृद्धि। अब किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा तो उस वस्तु को क्या इकट्ठा रखने के लिए उत्पादन होते हैं कि उसको मार्केट में बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है, बताओ। मैम, मार्केट में बेचने के लिए। में किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन हुआ है, निर्माण किया गया है ना, फिर उसके निर्माण करने के बाद वही वस्तुएं मार्केट में आती है बिकने के लिए, तो उसके उत्पादन के द्वारा जो है वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। जैसे किसी वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में हो गया, है ना, और उस जब उत्पादन अधिक मात्रा में हुआ है तो पूर्ति भी क्या होगी, अधिक मात्रा में होगी, तो उसका मूल्य कम होगा कि ज्यादा होगा, बताओ। कम, उसका मूल्य कम हो जाएगा, क्यों हुआ, क्योंकि उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हुआ। तो जब उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हुआ है तो कोई भी फैक्ट्री का मालिक है,
वो उसको अधिक से अधिक मात्रा में बेचना चाहेगा, वो अपने पास जमा करके नहीं रखेगा। और जब कोई वस्तु अगर अधिक मात्रा में उत्पादित हो जाती है, चाहे वो सब्जी भाजी की क्यों ना हो, चाहे वो अन्य कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वो अगर अधिक मात्रा में उत्पादित हो गई तो उसका मूल्य कम हो जाता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि उत्पादन का अर्थ होता है मनुष्य के द्वारा वस्तु में मूल्य वृद्धि करना, है ना। जैसे जैसे उत्पादन होगा वैसे वैसे वस्तु का मूल्य निश्चित किया जाता है। उत्पादन अगर कम मात्रा में होता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है या विनिमय साध्यता में वृद्धि होती है। मतलब इसी उत्पादन के कारण क्या होता है, लेन देन होता है। अगर मान लो किसी वस्तु का उत्पादन ही नहीं हो पाया तो क्या लेन देन हो पाएगा क्या, बताओ। एक कॉमन सी चीज है, मान लो जैसे कि मोबाइल का उत्पादन ही नहीं हुआ था, है ना। मान लो एंड्रॉइड मोबाइल का उत्पादन ही नहीं हुआ था बहुत पहले के जमाने में, तो क्या उस समय कोई इस बात में जानते थे क्या, कोई इसका लेन देन होता था क्या, विनिमय होता था क्या, बताओ। नो मैम, नहीं होता था। नहीं होता था मैम। जैसे जैसे वस्तु का उत्पादन होता है ना, वैसे वैसे विनिमय साध्यता में भी, मतलब वैसे वैसे लेन देन में भी वृद्धि होने लगती है ना। और अगर किसी वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में हो गया है तो उसकी पूर्ति अधिक हो रही है, और पूर्ति अधिक होने के कारण वस्तु का जो है मूल्य कम हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जब वस्तु का मूल्य कम होगा तो लोग उसको अधिक मात्रा में खरीदते हैं, अधिक मात्रा में लेन देन होता है। कोई भी व्यक्ति ये सोचता नहीं क्या कम रेट में वस्तु मिल रही है तो लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं पहले से ही, है ना। तो इस चीज इसके अंतर्गत भी बताई जा रही है कि उत्पादन का अर्थ है मनुष्य के द्वारा वस्तु में मूल्य वृद्धि करना या विनिमय साध्यता में वृद्धि करना या लेन देन में वृद्धि करना। और उत्पादन के लिए हमको विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है तो उसके लिए उत्पादन के साधन है भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन है, साहस है, इन सबको शामिल किया जाता है। इन सभी साधनों के द्वारा ही किसी भी वस्तु का निर्माण होता है ना। अगर इन पांचों साधनों में से कोई एक साधन भी अगर ना रहेगा तो वस्तु का निर्माण सही प्रकार से नहीं हो पाता। जैसे कि हमको अनाज का उत्पादन करना है तो उसके लिए भी हमको भूमि चाहिए, तब तो हम वहां पर खेती कर पाएंगे, है ना। उसके अलावा हल जोतना है, हमको कर्मचारी की वहाँ पर श्रमिकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर वहाँ पर कार्य होगा, है ना। मतलब श्रमिक लगाए जाएंगे, वहाँ पर कुछ खर्चा करना पड़ेगा उस भूमि पर हमको, तब जाकर तो सारे कार्य होते हैं ना। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए इन पांचों साधनों का सहयोग लेना ही पड़ता है। इन पांचों साधनों के बिना उत्पादन नहीं हो सकता, है ना। चाहे कोई भी फैक्ट्री ही क्यों ना खोले, कोई भी उद्योग फर्म ही क्यों ना खोले, वहां पर भी अगर वस्तु का उत्पादन करना है ना तो वहां पर भी इन पांचों साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इन पांचों साधनों के सहयोग के कारण ही किसी वस्तु का उत्पादन होता है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया, बता दो विवेक। मैम, विनिमय साध्यता का अर्थ लेन देन से लेंगे ना। विनिमय मतलब होता है लेन देन, इस चीज को याद रखना। लेन देन में वृद्धि करना है, जितना अधिक उत्पादन होगा उतना अधिक लेन देन बढ़ेगा। यस मैम। करो तो क्या आवाज करो। और किसी को ऑन है स्पीकर। आगे बढ़ते हम लोग अर्थशास्त्र की वृत्ति या स्वभाव क्या है ना। अर्थशास्त्र को कला भी कहते हैं और विज्ञान भी कहते हैं, ये अपन तैयारी में पढ़ चुके हैं, है ना। विज्ञान क्यों कहा गया है, किसी को याद है तो बताओ। विज्ञान क्यों कहते हैं अर्थशास्त्र को? विज्ञान कहते हैं क्योंकि एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। अर्थशास्त्र विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी क्रिया की जाती है ना वो क्रमबद्ध तरीके से होता है। इसके अंतर्गत जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें दिया है अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में क्यों है। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान जो कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है और ऐसा करने से क्या परिणाम निकलेंगे, है ना। इसलिए अर्थशास्त्र को क्या कहा गया है, विज्ञान कहा गया है। और विज्ञान का मतलब होता है किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कि हमको जानना है कि देश की अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था में क्या सुधार आ रहा है या देश की अर्थव्यवस्था में कितनी प्रगति हो रही है, मान लो, तो पहले हम उसका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे है देश की अर्थव्यवस्था में, जैसे क्या क्या नवीनीकरण हुए हैं, क्या क्या सुधार हुए हैं, उन सब चीजों का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। हमारा कारण क्या है, हमको ये जानना है कि क्या प्रगति हो रही है ना। हमने अध्ययन कर लिए, उसके बाद हम परिणाम खोजते हैं। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसका कारण क्या होता है, पढ़ाई करना उसका कारण है, परिणाम कि वो पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, ये उसके परिणाम निकलते है ना। तो वैसे ही अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी भी विषय का पहले क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है, ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात उस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि हमने किन कारणों से इनका अध्ययन किया और उससे हमको क्या निष्कर्ष मिला, हम उसमें सफल हुए कि नहीं हुए, है ना। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला लिखा है तथ्य, जो भी तथ्य है, जो भी है आंकड़े हैं, उनका हम सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, है ना। जैसे हमको जानना है कि बेरोजगारी कहाँ कहाँ फैली हुई है ना, हम ये क्यों कर रहे हैं, उस कारणों को दूर करने की, बेरोजगारी हमको दूर करनी है, इसलिए हम पहले ये पता लगा रहे हैं कि किस किस क्षेत्र के लोग बेरोजगार है, कारण है कि बेरोजगारी हमको दूर करवानी है। मान लो स्पीकर किसी का ऑन है क्या, बार बार ना आवाज खरखर हो रही है। तो देखो, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा है तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध विश्लेषण और क्रमबद्ध एकत्रीकरण किया जाता है। किसी भी विषय के संबंध में पहले हम उसका अध्ययन करते हैं, है ना, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके बारे में जानकारी जो है इकट्ठा की जाती है ना। विज्ञान का काम वही है, जैसे विज्ञान में प्रैक्टिकल किए थे तो स्टेप बाय स्टेप ही प्रैक्टिकल किया जाता है, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट हम परिणाम तक पहुंच जाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो मान लो हमने कोई प्रैक्टिकल किए, तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप वो कार्य करेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा कि हाँ इस प्रक्रिया करने से ये परिणाम हमको मिलते हैं। तो वैसे ही अर्थशास्त्र में भी तथ्यों का, जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं उस विषय का पहले अध्ययन किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करने के पश्चात समस्त जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। जैसे हर 5 साल में क्या होती है, जनगणना होती है, तो जनगणना करने से हमको क्या परिणाम मिलते हैं, बताओ। जनगणना क्यों की जाती है, गणना क्यों करते हैं, क्यों होती, जनगणना का कार्य क्यों होता है, इससे हमको ये पता चलता है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। जनगणना करने से हमको ये पता चलता है ना कि मृत्यु दर में कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई, या जन्म दर में कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई, ये परिणाम हमको मिलते हैं। तो वैसे ही बताया जा रहा है इसमें भी कि तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध विश्लेषण और क्रमबद्ध एकत्रीकरण किया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों में वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र को अगर विज्ञान कहा गया है तो विज्ञान में क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर कुछ न कुछ नवीनीकरण होता है, उसी के आधार पर जो है कार्य किए जाते हैं। जैसे पहले के जमाने में जैसे किसान लोग बैलगाड़ी से वगैरह हल मतलब खेत जोतते थे, लेकिन अब क्या हो गया, ट्रैक्टर आ गया, नई प्रकार की मशीनें आ गई, उनके माध्यम से कार्य हो रहा है। तो विज्ञान कहने से क्या हुआ, नया नया आविष्कार हो रहा है, नई नई रीतियां तैयार हो रही है ना। तो वैसे ही अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों में भी वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग किया जाता है। नई नई रीतियों से जो है मतलब अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जैसे कि सांख्यिकी विधियां है ना, सहसंबंध विधियां हैं, इसके आधार पर भी जो है हम बहुत सारे निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए कहा गया इसमें कि अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों में वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको विज्ञान कहा गया। तीसरा, इन नियमों के तथ्यों की सत्यता की वास्तविक संसार में जांच की जा सकती है। मतलब जिस नियमों के आधार पर या जिस रीति से हमने कार्य किया था ना, उस रीति के आधार पर क्या निर्णय निकले, क्या परिणाम हमारे सामने आए, उसकी जांच की जाती है ना। तो वही चीज बताई जा रही है इसमें कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र को विज्ञान भी कहा गया। सॉरी, हाँ, जनगणना 10 साल में होती है और पंचवर्षीय योजना जो है वो 5 साल में तैयार की जाती है। बोलने में थोड़ा डिफरेंस हो गया है ना। तो हमको जैसे कि मैंने बताई थी ना कि अर्थशास्त्र विज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें क्रमबद्ध तरीके से किसी भी चीज का विश्लेषण और अध्ययन किया जाएगा, और विज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग करके नियमों और सिद्धांतों को अपनाया जाता है। तीसरा,
जो भी नियम और सिद्धांत के द्वारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत कार्य किए गए हैं ना, उसकी वास्तविकता की जांच की जाती है। जैसे विज्ञान में हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करने से हमको क्या परिणाम मिले इसकी हम जांच करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वैसे ही इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिन तथ्यों की जांच की जाती, जिन तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उससे हमारे सामने क्या परिणाम आते हैं, उन परिणामों की जांच होती है। उसके बाद है अगला पॉइंट, अर्थशास्त्र कला। कला मतलब क्या होता है बताओ? कला यानी किसी कार्य को करना, एक प्रकार से क्या होता है, कला होता है। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कला होगी, पढ़ने में ज्यादा अच्छा है तो कोई डांस करने में, कोई गाना गाने में, किसी में प्रबंध की योग्यता होती है, प्रबंध कार्य करने में वो योग्य है ना। तो हर कार्य को करने की एक कला होती है। उसी के अंतर्गत कहा गया है कि कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को कला मानते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र के नियमों को व्यवहारिक जीवन में लागू किया जा सकता है ना, और अर्थशास्त्र में ही आर्थिक समस्याओं को हल करने की पद्धति बताई जाती है ना। क्योंकि देखो इसी अर्थशास्त्र के अंतर्गत बेरोजगारी से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, जनसंख्या वृद्धि से समस्या आ रही है, मृत्यु दर में कमी या वृद्धि हो रही है। मतलब इस प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि बताई जाती है कि कैसे जनसंख्या में वृद्धि रोकी जा सके, कैसे बेरोजगारी दूर की जा सकेगी। इन सब समस्याओं का अध्ययन जो है या इन समस्याओं का हल जो है इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र को एक कला भी कहा गया है ना। तो लिखा है इसमें कि अर्थशास्त्र के नियमों को व्यवहारिक जीवन में लागू किया जा सकता है और अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं को हल करने की पद्धति बताई जाती है। इसी कारण से अर्थशास्त्र को कला भी कहा गया। जैसे कि प्रोफेसर पीकू इन्होंने क्या कहा, अर्थशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों का रूप प्रदान किया है ना। दोनों मतलब उन्होंने स्वीकार किया है कि अर्थशास्त्र कला भी है और अर्थशास्त्र विज्ञान भी है ना। क्योंकि अर्थशास्त्र केवल प्रकाशदायक ही नहीं है बल्कि यह फलदायक भी होता है, क्योंकि इसी अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से बहुत सारी आर्थिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसलिए इसको एक फलदायक काम दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि अर्थशास्त्र केवल प्रकाशदायक है ही नहीं बल्कि फलदायक है, तो उसमें हम इसी आंसर को ही लिखेंगे, अर्थशास्त्र के प्रश्न का ही आंसर इसके अंतर्गत लिखा जाएगा। अब पढ़ेंगे अगला हम कि अर्थशास्त्र वास्तविक आदर्श विज्ञान के रूप में है ना। ये चीज हमने नहीं पढ़े थे, ये चीज पर इसका ये नया जुड़ा है कोर्स में, पहले नहीं था ये है ना। पिछले साल से ये टॉपिक भी जुड़ गया है। तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है ये मानने के बाद यह जानना भी आवश्यक है कि सच में अर्थशास्त्र की वास्तविक विज्ञान है कि आदर्श विज्ञान, इसके बारे में अपन जानेंगे है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे है ना, अर्थशास्त्र आर्थिक वास्तविक विज्ञान के रूप में। सबसे पहला लिखा है इसमें वास्तविक विज्ञान होता क्या। तो वास्तविक विज्ञान वह है जो समस्याओं को वास्तविकता के रूप में अध्ययन करता है, जैसे कि इसमें क्या है, क्यों है तथा कैसे है जैसे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। जैसे मान लो हमको बाजार जाना, ठीक है, तो हमको क्यों जाना है, हम कैसे जाएंगे, इसका हम आंसर मिलेगा हमको कि हमको ये सामान खरीदने के लिए जाना है, कैसे जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे कि कार से जाएंगे कि साइकिल से जाएंगे, है ना। मतलब इस प्रकार से जो है इस प्रश्न के उत्तर इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। तो इसलिए कहा गया इसमें कि वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान होता है जो समस्याओं को वास्तविकता के रूप में अध्ययन करता है और इसमें क्या है, क्यों है तथा कैसे है जैसे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। और वास्तविक विज्ञान में क्या होता है, कारण एवं परिणाम के संबंध का विश्लेषण किया जाता है कि हम किस कारण से जा रहे हैं बाजार, ये हमको जानना है, हम कारण बता के जा सकते हैं है ना। और उसके बाद उसका क्या विश्लेषण, क्या परिणाम के संबंध का उसमें विश्लेषण किया जाएगा कि हम बाजार गए तो उससे हमको क्या परिणाम मिले, हम क्या लेने के लिए गए थे। इस प्रकार से जो है परिणामों का विश्लेषण इसमें किया जाता है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि वास्तविक विज्ञान में कारण एवं परिणाम के संबंध का विश्लेषण होता है। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया
और उनका कहना है कि इसमें आर्थिक समस्या की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि आर्थिक समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है इसका पता लगाते हैं। जैसे कोई कर्मचारी मान लो कार्य कर रहा है फिर भी उसकी इनकम नहीं बढ़ पा रही है तो क्यों नहीं बढ़ पा रही है, उस कारण का पता लगाया जाएगा। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई भी कर रहा है उसके बावजूद भी वो पास नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कमी रह गई है, उन कमी का पता लगाया जाएगा, उन कारणों का पता लगाया जाता है, तब जाकर हमको परिणाम पता चलता है ना। तो वैसे ही कहने का मतलब ये है कि वास्तविक विज्ञान होता क्या है, इसमें क्या क्यों है, कैसे है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद परिणामों को प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि इसमें आर्थिक समस्या की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। अब जैसे कि देखो एग्जाम्पल दिया इसमें कि भारत में 22% अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। तो क्यों यापन कर रही है वो? हो सकता है कि जनसंख्या जो है मान लो अनपढ़ है या वो बहुत पिछड़े हुए क्षेत्रों में रह रही है, इसलिए जो है भारत में 22% जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। उनके पास कोई साधन नहीं है इसलिए वो गरीब है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इन कारणों का पता लगाता है कि गरीबी कैसे दूर की जाए, है ना। तो इसके अलावा सेकंड में दिया है कि भारत की जनसंख्या 125 करोड़ होने के कारण ये देश अति जनसंख्या वाला देश बन गया। अब क्यों बना? क्योंकि भारत में जनसंख्या वृद्धि अधिक मात्रा में होती चली गई। लोगों ने मतलब कहना चाहिए धीरे धीरे हर चीज में मतलब प्रगति होती गई। लोगों ने क्या सोचा कि जितना अधिक जन्म दर में वृद्धि होगी, उनको ये लगा था कि जितना अधिक जन्म दर में वृद्धि होती जाएगी उतने अधिक लोग काम करेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है। जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं आई, बेरोजगारी की समस्या आई है ना, महंगाई की समस्या आई है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान कहा गया है क्योंकि इसमें क्या है क्यों है जैसे प्रश्नों के जवाब हमको मिलते हैं कि भारत की जनसंख्या गरीब है तो क्यों है, अब उस गरीबी को दूर कैसे किया जाए, इसके परिणाम निकलते हैं। सरकार ने जो गरीबी रेखा के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं उनको कई प्रकार की सुविधाएं दी गई ताकि उनको उच्च स्तर तक लाया जा सके, है ना। वो परिणाम क्या निकले, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने की इसमें प्रयास किया गया। जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याओं को दूर करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान का रूप कहा जाता है क्योंकि इसी वास्तविक विज्ञान में पहले कारणों का पता लगाया जाता है और उन कारणों को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं, है ना। अब अगला पॉइंट इसमें एक और दिया है, तीसरा एग्जाम्पल, भारतीय जनसंख्या का लगभग 72% भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गांवों में निवास करते हैं लोग। इसलिए बहुत सारी जनसंख्या जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है, बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो अपना गांव छोड़कर किसी शहर में जाके काम करना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए जो है जनसंख्या में कोई सुधार आ नहीं रहा है। इसीलिए भारत देश का अधिकांश हिस्सा गांवों में ही निवास कर रहा है। वो कम पैसे में भी गांव में रहना पसंद करते हैं, उनको शहरों का वातावरण पसंद नहीं आता है ना। तो ये सब समस्याओं के कारण जो है भारत में गरीबी दूर नहीं हो पा रही है ना। तो ये परिणाम निकल रहे हैं। हमारा सरकार को ये जानना है कि गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है कि भारत देश के लोग इतने गरीब हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पहले इनका अध्ययन किया जाता है कि कहाँ कहाँ की जनसंख्या पिछड़ी हुई है ना, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं और फिर तब जाकर जो है परिणाम तक पहुंचा जा सकता है या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब जैसे कि देखो हमने 12वीं क्लास में एडमिशन लिए, अगर हम मान लो हमारा पेपर ही नहीं हुआ है ना, तो क्या हम आगे की क्लास में जा पाएंगे क्या? अभी कोरोना की स्थिति को छोड़ के कोरोना को भूल जाओ, मान लो हमने 12वीं क्लास में एडमिशन लिए, वहां पर एडमिशन हमने क्यों लिए, ताकि हमको आगे क्या क्लास में जाना है, पढ़ना है, पढ़ाई करने के बाद हमको अच्छे नंबर लाने हैं, ये सोच के हमने एडमिशन लिए है ना। अगर मान लो हम पढ़ाई ही नहीं करते फिर से हमारा परिणाम क्या निकलता, हम पास होते कि फेल होते, बताओ बताओ। मैम फेल हो जाते है ना। किसी भी चीज का हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम उसका विश्लेषण नहीं कर सकते। विश्लेषण करने के बाद ही हमको परिणाम मिलते हैं। ठीक है, हमने एडमिशन ले लिया लेकिन हम साल भर स्कूल ही नहीं गए ना, हमने कोई पेपर दिया, कुछ नहीं हुआ, तो उसका हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, शून्य, 0, अतः हम फेल हो गए। तो वैसे ही बताया गया इसमें भी कि अर्थशास्त्र जो है वास्तविक विज्ञान का रूप है
और इसमें विश्लेषण किया जाता है किसी भी तथ्य को लेकर, किसी भी आंकड़ों को लेकर, है ना, इसमें ताकि हम उस परिणाम तक पहुंच सके, है ना। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताई थी ना कि हमको बाजार जाना है, तो क्यों जाना है और कैसे जाना है, तभी तो कुछ फर्क होना चाहिए ना। हम 12वीं क्लास में हम एडमिशन लिए हैं तो क्यों लिए, पढ़ाई के लिए लिए है ना, ताकि हम आगे अच्छे नंबर पा सके, आगे हम कुछ भविष्य में कुछ बन सके। ये सोचकर ही कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है ना। जिसको कुछ नहीं करना है वो कुछ बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेगा, उसके बाद रिजल्ट क्या मिलेगा उसको, 0 या एकदम कम परसेंट मिलेगा उसको, मान लो, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान होता है जिसमें समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और समस्याओं को दूर करने का इसमें प्रयास किया जाता है, और इससे ही हमको वास्तविक परिणाम जो है वो पता चलते हैं। उसके बाद ये अगला इसमें अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान के रूप में। तो अर्थशास्त्र क्या है, एक प्रकार से आदर्श विज्ञान है जिसमें क्या होना चाहिए जैसे प्रश्नों से, जिसमें आर्थिक पहलुओं की अच्छाई और बुराई के संबंध में विश्लेषण किया जाता है ना। अब क्या होना चाहिए, जैसे कि हम कहीं गए किसी फंक्शन में, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे वहां पर इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, वहां पर ये चीजें देखने लायक होनी चाहिए, खाने पीने की चीजें अच्छी होनी चाहिए, इस प्रकार से हम सोचते कहीं भी हम जा रहे हैं। तो वैसे ही इसे बताया गया है एक प्रकार से कि अर्थशास्त्र क्या है, एक आदर्श विज्ञान है इसमें क्या होना चाहिए जैसे प्रश्नों का या आर्थिक पहलुओं की अच्छाइयों और बुराइयों के संबंध में विश्लेषण किया जाता है, और जो भी तथ्य है या जो भी आंकड़े हैं उनकी वांछनीयता या अवांछनीयता पर अपना मत व्यक्त किया जाता है। अब देखो, जैसे कि हम कहीं गए, किसी के यहाँ पार्टी में गए और वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। तो किसी को वहां का डेकोरेशन अच्छा लग रहा है, किसी को वहां का खाना अच्छा लग रहा है, मान लो, सब अपना अपना मत प्रकट करते हैं। कोई किसी को कोई अच्छाइयां बोलते हैं उसके बारे में, तो कोई बुराइयां प्रकट करते हैं, है ना। तो कोई चीज इसमें बताई जा रही है इसमें कि इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या है, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है जिसमें क्या होना चाहिए जैसे प्रश्नों का या उन आर्थिक पहलुओं की अच्छाइयों और बुराइयों के संबंध में विश्लेषण किया जाता है और उस तथ्य की वांछनीयता या अवांछनीयता पर अपना मत प्रकट किया जाता है या अपना मत जो है वो व्यक्त किया जाता है। तो इसलिए प्रोफेसर मार्शल है, पीगू है ना, या फ्लेजर है, ये सभी अर्थशास्त्र को एक आदर्श विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना है ना, वहां तक हम उसको जान सकते हैं। तो लिखा ना कि वास्तविक तथ्यों तथा दशाओं की व्याख्या करने के स्थान पर आदर्श विज्ञान जो है अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्य या उद्देश्यों के संबंध में सुझाव देते हैं कि क्या लक्ष्य रखकर कार्य किया जाए, इसका इसके अंतर्गत सुझाव दिया जाता है। जैसे कि मान लो हम कहीं कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हाँ वहाँ जो हमको वेतन है वो इतना मिलना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वही चीजें हमको मिले, हम केवल अपनी राय दे सकते हैं कि हम यदि ऐसा कार्य कर रहे हैं तो हमको हमारा वेतन या मजदूरी हमको इतनी मिलनी चाहिए। जैसे किसी ने एग्जाम्पल दिया है एक मजदूरी के संबंध में, एक मिनट रुकना ना, पेज को चेंज कर देती है तब समझ में आए। देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, मजदूरों को कुछ न्यूनतम मजदूरी अवश्य देनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई मजदूर कहीं कार्य कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अगर वो फोकट में तो कोई कार्य करेगा नहीं, फ्री में भी कार्य तो करेगा नहीं, जहाँ उसको पैसा मिलेगा वहाँ वो कार्य करता है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मजदूरों को कुछ न्यूनतम मजदूरी अवश्य देनी चाहिए जिससे वे अपनी आवश्यकता पूरी कर सके, और गरीब को ऊपर उठाने के लिए विशेष कदम भी उठाए जाने चाहिए, है ना, जिससे आर्थिक विकास भी बढ़ेगा और साथ साथ राज्य का या उस क्षेत्र का विकास भी बढ़ने लगता है। तो आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान करने के लिए निजीकरण को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब क्या हो रहा है, बेरोजगारी बहुत अधिक, जनसंख्या में वृद्धि होने से क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ने से क्या हो रहा है, बहुत से मनुष्य का जीवन स्तर में मतलब बदलाव आ रहा है, रहन सहन उनका मतलब कहना से एकदम कमजोर पड़ रहा है। इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए जो है निजीकरण को भी होना जरूरी है।
सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वो आम जनताओं को सुविधा प्रदान कर सके, उनको लोन वगैरह की सुविधा दी जाए ताकि वो अपना स्वयं का ही कुछ न कुछ व्यापार शुरू कर सके। तो इसलिए कहा गया इसमें कि आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान करने के लिए निजीकरण को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। देश का आर्थिक विकास कैसे होगा? जिस देश में या जिस राज्य में जितने अधिक उद्योग धंधे कंपनियां स्थापित होती जाएगी, वैसे वैसे उस राज्य का या उस देश का विकास होता चला जाएगा, है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ, आर्थिक विकास में तेजी आई है। आर्थिक विकास में मंदी कैसे आती है? जहाँ उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं तो वहां पर आर्थिक विकास रुक जाता है, क्योंकि उद्योग धंधे बंद होने से कर्मचारी या श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं, इसलिए उस शहर का या उस राज्य का आर्थिक विकास जो है रुक जाता है। अगर आर्थिक विकास में तेजी लानी हो ना, तो उसके लिए निजीकरण होना चाहिए, नई कंपनियों की, नए उद्योग धंधे या फैक्ट्रियों की स्थापना होनी चाहिए, जिससे कर्मचारियों को या श्रमिकों को वहां पर कार्य मिल सके, है ना। श्रमिकों को कार्य मिलेगा तो उनको मजदूरी मिलेगी, मजदूरी मिलने से इनकी क्या होगी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि अर्थशास्त्र क्या है? आदर्श विज्ञान। और आदर्श विज्ञान में क्या होना चाहिए? इस प्रकार की समस्याओं का या इन आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। अब देखो, इसमें अंतर दिया है, अंतर से तुम लोगों को और क्लियर हो जाएगा हर चीज। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है कि वास्तविक अर्थशास्त्र का आशय क्या है। तो वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है से संबंधित आर्थिक समस्याएं वास्तव में कैसे हल होती है, इसका अध्ययन इस वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है ना। क्योंकि समस्याएं क्या है पहले हम ये पता करेंगे। जब तक हमको यही पता नहीं चलेगा कि क्या समस्या है, वो समस्याओं का हल किया जा सकता है क्या? बताओ। अगर देश में जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि समस्याएं क्या क्या है, तो समस्याओं को हल कर सकते हैं क्या? नो मैम। जब तक तुम लोग ये नहीं बोलोगे मुझको कि मैडम ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो क्या मैं उसको समझा पाऊंगी क्या? नो मैम। तो वैसे वास्तविक अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है से संबंधित, क्या आर्थिक समस्याएं वास्तव में कैसे हल होती है, इसका अध्ययन इस अर्थशास्त्र में करेंगे। मतलब पहले हम पता लगाएंगे कि समस्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आदर्श अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए से लेके आर्थिक समस्याएं कैसे हल होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था की जाती है। इन समस्याओं का हल खोजा जाता है ना। क्योंकि देखो, पहले जैसे कि हम पूछे व्हाट इज यूर नेम, आपका नाम क्या है, तभी तो सामने वाला जवाब देगा, कि बिना पूछे जवाब दे देगा। बताओ। मैम पूछोगे तब जवाब देगा। पहले कोई पूछेगा ना, तब उसके बाद हमको जवाब मिलेगा। मतलब पहले समस्या आएगी तभी तो समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। अगर जीवन में समस्या ही नहीं होती तो समस्या को हल करने का नौबत ही नहीं आती। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविक अर्थशास्त्र में पहले समस्याएं क्या है ये जानी जाती है, और आदर्श अर्थशास्त्र में वो समस्याओं को कैसे हल किया जाना, इसके बारे में जो है परिणाम खोजे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है आधार। वास्तविक अर्थशास्त्र वास्तविक के ऊपर आधारित होता है ना, क्योंकि समस्याएं जब भी है वो वास्तव में दिख रही है, तभी तो वो समस्याएं आ रही है। अगर वास्तविक तथ्य ही नहीं होते तो वो समस्या ही नहीं आती, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि वास्तविक अर्थशास्त्र में वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है, जबकि आदर्श अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यक्तिगत सुझावों से संबंधित होता है। मतलब आदर्श अर्थशास्त्र में सुझाव प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि मान लो तुमको बाजार जाना है, अब सब कोई अलग अलग सुझाव दे रहे हैं कि नहीं तुम साइकिल लेके जाओ, या तुम गाड़ी लेके जाओ, है ना, या तुम ऑटो में जाओ, ये सब लोग सुझाव देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आदर्श अर्थशास्त्र में सुझाव दिए जाते हैं, है ना। इस चीज को याद रखें। वास्तविक अर्थशास्त्र में जो है वो वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है, लेकिन आदर्श अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत सुझावों से ये संबंधित होता है, क्योंकि इसमें समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग सुझाव दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट, जांच पड़ताल। तो वास्तविक अर्थशास्त्र में विभिन्न धारणाओं की जांच हो सकती है ना, क्योंकि देखो अलग अलग समस्याएं आ रही है ना, तो उसकी जांच की जाएगी। बाद में क्या होगा? आदर्श अर्थशास्त्र में इन्हीं धारणाओं का विश्लेषण किया जाता है। इसलिए कहा गया इसमें कि आदर्श अर्थशास्त्र के विवरण आदर्श होते हैं और इसमें इनकी जांच नहीं होती, केवल
समस्याओं को दूर करने का प्रयास बस होगा, जांच नहीं की जाएगी। अब देखो समस्याओं को दूर करने की बहुत सारी रीतियां हैं, जैसे कि मान लो हम एक सवाल भी बनाते हैं, सवाल बनाने की भी अलग अलग रीतियां होती है। जैसे हमने पिछले साल समांतर माध्य पढ़े, तो माध्य ज्ञात करने के लिए भी हमने अलग अलग रीति पढ़े थे, प्रत्यक्ष रीति पढ़े थे, लघु रीति पढ़े थे, है ना। तो किसी भी रीति से जो है समस्याओं का या किसी भी रीति से सवालों को हल किया जा सकता है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि आदर्श अर्थशास्त्र के विवरण आदर्श होते हैं और इनकी जांच नहीं हो सकती। मतलब किसी भी रीति से जो है हम इसको इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है उद्देश्य। वास्तविक अर्थशास्त्र में एक वास्तविक क्रिया का वास्तविक विश्लेषण किया जा सकता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इसमें दिया है कि भारत में महंगाई बढ़ रही है, भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, ये सब हमको दिख रहा है, ये बिल्कुल वास्तविक है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। जैसे कोरोना बढ़ रहा है, तो ये क्या वास्तविक है कि नहीं है। अब आदर्श अर्थशास्त्र में क्या होगा, जो कोरोना बढ़ रहा है उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस वास्तविक अर्थशास्त्र में एक वास्तविक क्रिया का वास्तविक तौर पर विश्लेषण किया जा रहा है कि कोरोना बढ़ क्यों रहा है ना। अब उस कोरोना यदि बढ़ रहा है तो समस्याओं को दूर कैसे किया जाए, उसका अध्ययन हम किसमें करेंगे, आदर्श अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो आदर्श अर्थशास्त्र में एक आदर्श मानदंड जो है स्थापित किया जाता है। जैसे कि कोरोना की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया, वैक्सीन का निर्माण हुआ, है ना, ताकि वैक्सीन लगाकर जो है कोरोना से बचा जा सके, है ना। वास्तविक अर्थशास्त्र में कोई मूल्य विश्लेषण नहीं होता, है ना, जबकि आदर्श अर्थशास्त्र में क्या होता है, मूल्य विश्लेषण होता है। जैसे कि वास्तविक अर्थशास्त्र में इतना बोल सकते हैं कि हाँ महंगाई बढ़ रही है, इसमें हम ये नहीं बोल सकते किस दर पर बढ़ रही है, क्या हो रही है, नहीं, हम समस्या बता बस रहे। अब उस समस्याओं को हल करने का कार्य आदर्श अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। जैसे देश में महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई पर नियंत्रण कैसे किया जाए, उस पर क्या कदम उठाया जाए, इन समस्याओं को हल आदर्श अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, इसका भी अध्ययन जो है आदर्श अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर वास्तविक अर्थशास्त्र में जो वास्तविकता है उसको प्रकट किया जा रहा है, समस्याओं को प्रकट किया जाएगा और उन समस्याओं को दूर करने का कार्य आदर्श अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसको है ना एक बार और तुम लोग पढ़ के देखना, मैं इसको भेज दूंगी ग्रुप में, है ना। और मान लो अगर समझ में नहीं आया होगा ना तो कल पूछ लेना। क्या अंतर पढ़ते जाओगे ना, अंतर पढ़ने से और सब चीजें जो है